दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची हरियाणा के जिला करनाल के गांव तरावड़ी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में चर्चा करते हैं, जानने समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे किसान भाई बहन उन योजनाओं की कितनी जानकारी रखते हैं और उनका कितना लाभ ले पा रहे हैं। आज हम आ पहुंचे हैं हरियाणा के करनाल जिले के तरावड़ी गाँव में और आइए चलते हैं गाँव की चौपाल में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आ चुके हैं हम तरावड़ी गांव में और यहाँ पर बहुत सारे किसान भाई जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बिना कोई देर किए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ वैज्ञानिक भी मौजूद हैं। तो आइए सबसे पहले उन्हीं से जो है वो हम बातचीत की शुरुआत करते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी, अपना नाम बताइए सर। मैडम, मेरा नाम डॉक्टर राजबीर गर्ग है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र करनाल का इंचार्ज हूँ और फसल अवशेष प्रबंधन पर हमारा केवीके कई वर्षों से कार्य कर रहा है। जी, मेरा आपसे प्रश्न यही है कि फसल अवशेष प्रबंधन की हर साल जो है वो बात होती है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का महीना आते ही जो है वो राजधानी के जो लोग हैं उनको काफ़ी तरह की दिक्कतें जो है वो जिनका सामना करना पड़ता है। किस तरह से हमारे किसान जो हैं वो फसल अवशेष प्रबंधन कर सकते हैं? देखो, फसल अवशेष प्रबंधन की जो है ना समस्या, तो ये जो है ना गंभीर है। सारी गंभीर समस्या फसल अवशेष जला जाता है, खासकर हरियाणा पंजाब के एक क्षेत्र में। उससे जो है ना प्रदूषण होता है और प्रदूषण सारा एनसीआर रीजन में जाता है। अब उसके प्रबंधन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हर तरह की मशीन हमारे पास है, हर स्थिति से निपटने की बात है। किसानों को जागरूक किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का अडोप्शन बहुत अच्छा हुआ है, जो जलाने की समस्या काफ़ी मात्रा में घटी है और हमें लगता है कि अगले 2-3 साल में हम इसको जीरो बर्निंग की तरफ जो है ना बढ़ रहे हैं। हैप्पी सीडर एक बहुत अच्छा यंत्र है जिसमें आप कंबाइन की कटाई के बाद सीधी बिजाई कर सकते हो। एक नया इम्प्लीमेंट इसी साल लॉन्च हुआ है, सुपर सीडर कहते हैं। उससे किसान में बहुत लोकप्रिय हुआ है, बहुत किसानों ने अपनाया है। जीरो टिलेज ऐसी ही तकनीक है। किसान में जागरूकता बढ़ी है, टेक्नोलॉजी का जो है गाँव स्तर तक, किसान स्तर तक पहुँची है और इसमें जो है फसल अवशेष जलाने की समस्या काफ़ी संख्या घटी है और हमें लगता है कि 2-3 साल में हम ये टारगेट अचीव कर पाएंगे कि या तो यथास्थान पराली का प्रबंधन होगा या जो है उसको खेत से बाहर निकाल के कोई न कोई सदुपयोग किया जाएगा और कोई भी बर्निंग नहीं होगी। बिल्कुल, आइए अब इस ओर रुख करते हैं। हमारे कुछ किसान भाई यहाँ पर भी जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे भी हम पीछे बात करते हैं और आपसे मैं बात करना चाहूँगी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार है। पराली प्रबंधन के बारे में, फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में क्या बताएंगे? किस तरीके से किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन करना चाहिए जिससे पर्यावरण के होने वाले नुकसान को बचाया जा सके? पराली प्रबंधन के लिए हैप्पी सीडर जो है वो सबसे फ़ायदेमंद चीज़ है। उसमें जो है आपको एक तरफ कंबाइन चलती है और उसके साथ साथ ही आप उसी दिन ही अपने खेत में बिजाई कर सकते हैं। उसमें क्या है कि आपकी सारी की सारी पराली जो है वो खेत के अंदर ही रहती है। उसका फ़ायदा ये रहता है कि आपको कहीं पराली बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आजकल बेलर चल रहा है, लेकिन बेलर फ़ायदेमंद चीज़ है, उसके लिए सब्जी वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। जिसने वेजिटेबल लगानी है उसके लिए मजबूरी है क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं है, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है बेलर। लेकिन जिसने गेहूँ की बिजाई करनी है उसके लिए मैं कहता हूँ बेलर की ज़रूरत नहीं है। उसको चाहिए कि अपना हैप्पी सीडर से एक ही बारी में आपकी बिजाई हो जाती है और पराली जो है आपकी सारी की सारी खेत में रहती है। उससे जो है आपकी ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, आपका कार्बनिक मैटर बढ़ता है। हमारे एरिया में आम जो लोग आग लगाते हैं या शुरू से चल रहा है रिवाज 0.3 या 4 कार्बनिक मैटर है। जो पराली प्रबंधन सही से करते हैं, मैं पिछले 10 सालों से हैप्पी सीडर यूज़ कर रहा हूँ। तो हमारी ज़मीन में जो है इस टाइम 0.89 कार्बनिक मैटर है जो कि बहुत काफ़ी अच्छा है। काफ़ी अच्छा है। तो इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उससे एक ही उसमें आपका काम हो जाता है, कोई उसमें दिक्कत भी नहीं है। बिल्कुल, अब आइए इस ओर रुक करते हैं और यहाँ पर भी हमारे साथ जो है वो विशेषज्ञ मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। सर, मैं चाहूँगी आप अपने स्थान पर आ जाए, अपना नाम बताइए सर। मैं राम गोपाल शर्मा जी, खंड कृषि अधिकारी नीलोखेड़ी।
जी सर, पराली प्रबंधन के बारे में जो हमारे किसान हैं जो अक्सर पराली को, फसल अवशेष को जो है वो जला देते हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है और साथ ही हमारा जो शरीर है वो भी कहीं ना कहीं उसका नुकसान झेल रहा है और आगे चलकर भी उसका काफ़ी हमें दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। किस तरीके से पराली का या फसल अवशेष प्रबंधन जो है वो हमारे किसान आसानी से कर सकते हैं? देखिए, किसानों को फसल कटने के बाद फसल अवशेष प्रबंधन करना होता है। सरकार इसमें बहुत हमारी किसानों के लिए मदद कर रही है। लगातार उनको 80% सब्सिडी पे कस्टमर हायरिंग सेंटर बनवा करके उनको सब्सिडी पे यंत्र दिए जा रहे हैं। 50% पे यदि कोई व्यक्तिगत अकेला कोई किसान लेना चाहे तो 50% अनुदान पर ऐसे यंत्र जो पराली को प्रबंध करते हैं उनको मुहैया कराई जा रही है सरकार द्वारा। और इससे अलग बहुत सरकार प्रति एकड़ 1000 रुपये जो बेलर से किसान पराली का प्रबंध करवाते हैं, उसको उठवाते हैं वहाँ से खेत से गांठें बनवा करके, तो उनको सरकार किसानों को 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से इंसेंटिव भी दे रही है। तो इस तरीके से सरकार भी काफ़ी प्रयासरत है इस विषय पर और पराली प्रबंधन के कार्य में। और लगभग नीलोखेड़ी में अभी तक आज तक हमारे पास 60 किसानों ने आवेदन दिया है और लगभग 4 लाख रुपए, मतलब लगभग 800 एकड़ के आसपास हमारा एरिया की आज तक का हमारे पास किसानों के आवेदन आ चुके हैं कि उन्होंने 800 एकड़ का पराली प्रबंधन का कार्य गांठें बनवा करके उन्होंने अलग अलग फैक्ट्रियों में बेच दिया है। तो वो पैसा सरकार 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को देगी। ऐसे ही हमारा सारे करनाल डिस्ट्रिक्ट में सारा हिसाब लगा करके सरकार उनको ये पैसा देगी। तो सरकार भी प्रयासरत है और सरकार कोशिश भी कर रही है। सरकार समय पर जिस समय ये अपना जीरी लगती है, जिस टाइम धान लगता है उसी समय से ट्रेनिंग कैंप शुरू करवा देती है। विलेज लेवल पर सभी किसानों को जागरूक करना शुरू कर देते हैं और गांव-गांव पर बुनियादी भी कराई जाती है कि भाई अब पराली में आग नहीं लगानी है, इससे प्रदूषण तो हो ही रहा है, लोगों को के स्वास्थ्य पे भी बुरा असर पड़ रहा है, सॉइल का जो टेक्सचर भी बिगड़ रहा है, सॉइल के अंदर जो सूक्ष्म तत्व हैं, सूक्ष्म जीव हैं, बहुत वो सभी का नुकसान हो रहा है। तो उसके कंट्रोल के लिए और उनको स्वास्थ्य, मिट्टी के स्वास्थ्य को, मिट्टी की ताकत को बढ़ाने के लिए और इस पराली को खेत में मिला करके मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए सरकार बार मतलब सरकार का 2 उद्देश्य हैं इसमें। एक तो मिट्टी की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए और साथ साथ पराली का प्रबंधन करने के लिए सरकार 2 दिशा में एक काम कर रही है। तो इसलिए मेरा तो कहना है कि जो भी किसान भाई इस चैनल के मार्फत चैनल के उससे सुन रहा है या है तो आगे इस चीज आग नहीं लगाएगा, इससे तो उसके ज़मीन का भी लाभ हो रहा है और आगे उसका पराली का प्रबंधन भी हो रहा है साथ साथ। तो ये मेरे विचार से जी। हाँ जी। तो कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। भारत में खेती से बचे अवशेष करीब 31 करोड़ 70 लाख टन होने का अनुमान है, जिसमें से धान के अवशेष या पराली 51 से 57% तक होती है। इस पराली को देश के उत्तर पश्चिम राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में जलाए जाने की घटनाएं ज्यादा होती हैं, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम, बिहार जैसे प्रमुख राज्यों में पराली का चारा घरेलू ईंधन औद्योगिक कामों में उपयोग में लाया जा रहा है। पराली जलाने की कुछ खास वजहें भी हैं। आज की खेती में मशीनों का इस्तेमाल बढ़ा है। इनमें से एक मशीन है कंबाइन हार्वेस्टर। इस मशीन ने खेती में कटाई के काम को बहुत आसान बनाया है और किसानों की कई तरह की समस्याओं को हल भी किया है। लेकिन इसका एक परिणाम पराली के रूप में भी सामने आया। ये मशीन फसल का साफ दाना तो किसानों की झोली में डालती है, पर साथ ही उसे पराली भी सौंप जाती है। किसान इस पराली को मुश्किल समझते हुए इसके निपटारे के सरल उपाय के तौर पर इसमें आग लगा देते हैं।
ये भी देखने में आया है कि धान की कटाई और अगली फसल की गेहूं की बुआई में समय का अधिक अंतर नहीं होता, तो ऐसे में श्रमिकों की मांग अधिक होती है और कम श्रम उपलब्धता और अधिक मजदूरी को बचाने के लिए भी पराली को जला दिया जाता है। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आइए कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आइए एक बार अब पीछे का रुख करते हैं। हमारे कई किसान भाई जो हैं वो पीछे भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और उनसे भी जानने समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार द्वारा ये जो समय समय पर योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका किस तरह से ये जो है वो लाभ ले रहे हैं। आपसे मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम धर्मवीर सिंह है। जी धर्मवीर जी, आपसे मैं बात करना चाहूँगी फसल अवशेष प्रबंधन के ऊपर। किस तरह से जो हमारे किसान हैं वो फसल अवशेष प्रबंधन करके पर्यावरण को नुकसान से बचा सकते हैं? मैडम, ये जो हमारा पराली का विशेष तौर पे दिक्कत आती है, इसके जलाने से जो धुआं उड़ता है उससे जो पोल्यूशन होता है, सबसे बड़ी दिक्कत उसमें आ रही है। लेकिन इसमें किसानों की भी बहुत बड़ी दिक्कत है। किसान भी बहुत मजबूर होकर आग लगाता है। वैसे किसान को कोई खुशी नहीं है इसमें आग लगाने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने मशीनरी पे जो सब्सिडी दी है, हम उसमें शामिल हुए, हमको पता लगा। हमने ये CHE के माध्यम से 80% अनुदान पे अपना CHE सेंटर स्थापित किया और जो लोग उसमें काम कराया उनका भूमि का जो pH है वो काफ़ी अच्छा हुआ, जिससे आने वाली फसलों के लिए भी उनके लिए खाद, जैसे अभी भाई साहब कह रहे थे, यूरिया खाद, DAP खाद, हम इन पे आश्रित हो गए हैं। लेकिन पराली प्रबंधन करने से, जो मिट्टी में मिलाने से, उनकी मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी आती है और फसल काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन छोटा किसान उस मशीनरी का जो चार्ज है वो देने में असमर्थ साबित होता है। क्योंकि उसकी फसल की में जो इनकम आती है वो बहुत कम है। लागत ज़्यादा हो रही है, इनकम कम आ रही है। एक बार विशेषज्ञ का रुख कर लेते हैं। सर, आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने एक घोल भी जो है वो निकाला है, जो हमारे किसान भाई बहन जो हैं, जो मशीन का उपयोग जो नहीं कर सकते, जो उसे नहीं खरीद सकते या उसे ऋण पे भी नहीं ले सकते, तो वो उस घोल का भी इस्तेमाल करके पराली का या फसल अवशेष का प्रबंधन कर सकते हैं। इसके बारे में क्या बताएंगे? ये है ना, क्या है, इंटीग्रेशन है, कोई एक चीज़ नहीं है। फसल अवशेष प्रबंधन में नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं, कई तकनीक हैं और उनका आपस में जो है ना इंटीग्रेशन है। और जो आप घोड़ की बात कर, डिकम्पोज़र की बात कर रहे हैं, पूसा डिकम्पोज़र का, अगर उसका प्रयोग करें तो उसका फ़ायदा ये मिलता है, पराली जब खेत में मिलाई जाती है तो अगर ज़्यादा समय तक पड़ी रहती है तो फसल पीली पड़ती है, समस्या आती है। उससे क्या है कि डिकम्पोजिशन का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, जल्दी फास्ट होगा, जल्दी गलेगी, तो जो गेहूं की फसल में जो समस्या आने वाली है वो कम हो जाती है। तो सब चीज़ों के साथ इंटीग्रेशन ज़रूरी है। हमने पिछले साल इस पर एक्सपेरिमेंट किए थे, पूसा के वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र के फार्म पे आए, उनकी मौजूदगी में स्प्रे किया था। अकेला कारगर नहीं है, जब और तकनीकों के साथ जोड़ा जाए तो बहुत अच्छा है। आपसे मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी, अपना नाम बताइए सर। रवि वर्मा। जी रवि जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। किस तरीके से हमारे जो किसान हैं उन्हें फसल के जो अवशेष बच जाते हैं उनका प्रबंधन कैसे करना चाहिए? फसल अवशेष के बारे में तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि ज़मींदार अपनी फसल को जलाता क्यों है। सबसे पहले हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी, उसकी कोई मजबूरी होती है, कोई ना कोई कारण है कि वो उसे ये जलाना पड़ता है, और एक इसके जलाने का पर्टिकुलर टाइम पीरियड है।
जो फसल अवशेष जलाए जाते हैं वो 1 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर के बीच में जलाया जाता है, जिसमें सबसे मेन आती है आपकी परमल जीरी का अवशेष जलाया जाता है जो कंबाइन से कटती है, या फिर आपकी 1509 जीरी का अवशेष जलाया जाता है जो वो भी कंबाइन से कटती है। आपकी बासमती 1121 जो हाथ से कटती है उनका अवशेष नहीं जलाया जाता, उनकी परालियों को तो बल्कि पशु को खिलाया जाता है। लेकिन उस टाइम पीरियड में जलाने के कई कारण हैं। सबसे मेन कारण ये होता है कि जो जमींदार अपनी 1509 काटता है वो उसके आग लगाता है, आग लगाने के बाद क्या करता है उसके अंदर बिजाई करता है अपनी सब्जी की, जो जल्दी उसको ताकि ज़्यादा जल्दी वो तैयार करके अपनी सब्जी और मार्केट में अच्छे भाव में बेच सके। उसमें वो पेस्टिसाइड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है जो बहुत गलत है। कीटों का प्रबंधन किस तरह से अगर किसी फसल में लग जाता है, गेहूं की फसल में लग जाता है, तो किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, मैं किसान भाइयों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि धान की फसल में 3 तरह की तना छेदक सुंडियों का प्रकोप होता है। येलो स्टेम बोरर बोलते हैं पहली को, दूसरी को सफ़ेद सुंडी वाइट स्टेम बोरर, तीसरी है गुलाबी सुंडी। पहली 2 सुंडियों का प्रकोप मई, जून, जुलाई और अगस्त के महीने में ज़्यादा होता है। गुलाबी सुंडी का प्रकोप सितंबर और अक्टूबर के महीने में ज़्यादा होता है। जैसे ही धान की फसल की कटाई होती है, कटाई के बाद गुलाबी सुंडी का प्रकोप अगली फसल की बिजाई गेहूं की होती है तो गेहूं में भी चला जाता है। और जिन खेतों में फसल अवशेष का प्रबंधन किया है उन खेतों में कुछ ज़्यादा प्रकोप मिलता है। किसानों को इस कीड़े के से घबराने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सालों से इसका प्रकोप कुछ न कुछ प्रकोप है, परंतु कई किसान भाई इससे घबरा के स्प्रे करने लग जाते हैं। दूसरा, किसान को ध्यान रखना है कि इन सुंडियों का प्रकोप पैचेज में मिलता है, छोटी छोटी टुकड़ियों में मिलता है। अगर किसी पैच में है, पूरे एकड़ में पूरे उसमें स्प्रे करने की बजाय उन छोटी छोटी टुकड़ियों में इन कीटनाशकों का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु स्प्रे करना है किसान को अगर उसमें 5% से ज़्यादा कीट का प्रकोप है। आपसे मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम रणदीप है जी। रणदीप जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगी फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में, किस तरीके से आप अपने खेतों में फसल अवशेष का प्रबंधन करते हैं? देखिए मैडम, पहले एक मैं बात आपको बता देना चाहता हूँ कि पोल्यूशन के लिए सिर्फ फसल अवशेष ही जिम्मेवार हैं या हमारा किसान को ही सीधा टारगेट किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। सिर्फ 1 महीना जो धान का हमारा होता है उसके अंदर किसान अपनी फसलों को आग लगाता है। चलो वो भी गलत बात है, हम उसका खंडन करते हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए। और बहुत से किसानों ने अब की बार किया भी है, आग नहीं उन्होंने अपने खेतों में लगाई और आने वाले टाइम में वो इसको बिल्कुल भी बंद कर देंगे। हमारी भी कोशिश है, हमारे जो साइंटिस्ट बैठे हैं उसके वो नए नए विकल्प हमारे को बता रहे हैं और किसान उसको करेगा। वो अपने ऊपर ये लांछन नहीं लगने देगा कि वो आग लगाता है। लेकिन इसके अलावा ऐसी और भी बहुत पोल्यूशन के कारक हैं, इतनी इंडस्ट्री हैं, इतने हमारे यहाँ राइस मिल हैं जो इतना पोल्यूशन, वायु प्रदूषण भी करते हैं, पानी को भी खराब करते हैं। हमने कभी ऐसे उनके खिलाफ तो कोई मुहिम देखी नहीं। सिर्फ किसानों के लिए इतना हुआ मचा हुआ है कि दिल्ली तक किसानों ने पोल्यूशन कर दिया, वहाँ तक पोल्यूशन कर दिया। हम चाहते हैं पोल्यूशन को सिमिलर लेके चलो सभी के, चाहे वो राइस मिलर है या वो कोई इंडस्ट्री है, सभी को टारगेट किया जाए, सभी को समझाया जाए। किसानों को सीधा ब्लेम करना इस बारे में बिल्कुल गलत है और किसान तो इसको भी ठीक कर देंगे, इसको ठीक कर देंगे किसान। अभी बैठे हैं, हमारे यहाँ आंकड़े भी हैं कि कितना ठीक हुआ है, आने वाले टाइम में और भी ठीक होगा। तो कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। पराली को जलाने से मनुष्य और मवेशी, मानव और मिट्टी सभी पर खराब असर पड़ रहा है। कई अध्ययनों से ये बात सामने आई है कि इससे कई तरह के जीवों के जीवन को नुकसान पहुंच रहा है। इनमें ऐसे जीव भी हैं जो खेती के लिए लाभकारी होते हैं। पराली जलाने से ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। ये गैसें धरती का तापमान बढ़ाती हैं, जिसके प्रभाव से आने वाले समय में खेती ही नहीं, मनुष्य का जीवन भी बदल सकता है। पराली जलाने से मिट्टी की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। जहां पराली जलाई जाती है वहां की मिट्टी काली पड़ जाती है और उसमें मौजूद पोषक तत्वों पर अधिक तापमान का खासा असर देखा गया है। इसका असर ये हो सकता है कि अगली फसल के लिए जरूरी पोषक तत्व मिट्टी में नहीं होंगे, जिससे कुल उत्पादकता में कमी आ सकती है।
देश का वैज्ञानिक समुदाय भी इस समस्या का हल निकालने में जुटा है। पराली जलाने की घटनाओं के बारे में पता लगाने के लिए सैटेलाइट की मदद ली जा रही है और किसानों को पराली से खाद बनाने, गत्ता और दूसरी चीजें बनाने और बिजली बनाने के लिए इसके उपयोग की सलाह भी दी जा रही है। गेहूं की बिजाई की नई तकनीक जीरो टिलेज हैप्पी सीडर पर भी जोर दिया जा रहा है। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आइए कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपसे मैं बात करना चाहूँगी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम ईश्वर सिंह है। मैं मतलब हार्वेस्टर पे जो ये पीछे SMS सिस्टम लगा हुआ है ना, उसकी वजह से मतलब किसानों को बहुत परेशानी आती है कि भाई वो रेट नहीं दे पाते उसका। उसमें हार्वेस्टर का भी डीजल ज़्यादा लगता है और जो किसान से जो वो रेट लेते हैं ना, जैसे 2500 या 2000 नहीं दे सकते वो, उसमें डीजल मतलब ज़्यादा लगता है इसमें SMS सिस्टम में। तो आप इसके लिए क्या समस्या है आपकी, क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए ये समस्या है कि भाई उसका कुछ ऐसा सिस्टम करे कि भाई किसानों पे भी जोर ना पड़े और ना हार्वेस्टर वाले पे जोर पड़े, आराम से मतलब दोनों का लेवल बना रहे उसमें। फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में क्या बताना? मैं तो पराली को निकाल के जो उसको कंपोस्ट खाद बनाता हूँ, उसको अपनी कुर्डी पे डाल लेता हूँ और पशु है मेरे पास, पूरा साल उसके ऊपर गोबर डाल देता हूँ। वो डलता रहता है, साल के बाद वो सारा खाद के रूप में मुझे मिल जाता है और मेरे खेतों की अच्छी क्षमता है। अच्छी ऑर्गेनिक खेती करता हूँ मैं। ऑर्गेनिक खेती करता हूँ, सब्जी वगैरह भी लगाते हैं और टाइम से लगाते हैं हम। ये नहीं कोई जल्दबाजी नहीं करते, क्योंकि किसान अक्सर जल्दबाजी कर देता है। जैसे जीरी लगाई, जल्दबाजी की। सरकार का टाइम तो है 10वें महीने की पहली तारीख को लेने का, फसल वो 9वें महीने की 15 तारीख को तैयार कर लेता है। फिर दोष सरकार का, वो भी गलत है, किसान का काम गलत है। वो जल्दबाजी क्यों कर रहा है? उसको समय पर करे। आंदोलन करता है, क्यों कर रहा है भाई आंदोलन? तो सरकार पे आंदोलन करे कि मेरे को 15 दिन पहले खरीद करे मेरी, या सरकार के हिसाब से चलो, या सरकार से अपनी जायज मांगो। ये जो आंदोलन चल रहा है, ये हरियाणा पंजाब के लिए तो ठीक नहीं है। ये बिहार, उत्तराखंड, उधर के लिए ठीक है, उधर मंडियाँ नहीं है। यहाँ तो सारी व्यवस्था है, मंडी भी है, आड़ती भी है, सारा काम है यहाँ पर। तो यहाँ इस चीज़ की तो जरूरत नहीं थी। जो ये MSP वगैरह की कानून जो बनाया है, इसकी मेरे हिसाब से तो व्यवस्था थी नहीं। जो ज़रूरत थी, वो ज़रूरत किसान को ये थी कि वो अपनी डिमांड रखे भी 15 तारीख 9वें महीने को मेरी फसल ली जाए। जब मेरे को 15 जून से पहले जीरी नहीं लगाने देते, तो आप भी बॉन्ड लो, हमको बॉन्ड करते हैं भी आप 15 तारीख से पहले नहीं लगाएंगे, तो आप भी बॉन्ड हो, सरकार भी बॉन्ड हो कि हमारी 15 दिन पहले ले। जी, हमारा भी यही प्रयास रहता है कि आप सभी की जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल समय रहते ही जो सरकार है उन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करें, जिससे कि प्रशासन तक आपकी बात पहुंचे और आपकी समस्याओं का जो है वो समाधान हो सके। आपसे मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी। सर, अपना नाम बताइए। राम सिंह मेरा नाम है। जी, राम सिंह जी, फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये एक नया शब्द किसानों को आया भी, फसल अवशेष प्रबंधन। कृषि का प्रबंधन आया था, बीज बोने का प्रबंधन आया था। ये अवशेष वाली जो समस्या है, ये एक नई बात है। जो भी फसलों के अवशेष हैं, उनका चारे में अक्सर हजारों सालों से या जब से बड़े प्रयोग होता चला आया है,
वो किसी पशु पक्षी के खाने के काम आते थे। ये पहले बारी है कि ये वेस्टेज में ये इतना बड़ा पदार्थ, इतना बड़ा अवशेष, एक धान की फसल, इसको लगभग 2/3 देश तो चारे में प्रयोग करता है। जैसे महाराष्ट्र है, यूपी है, ये सिर्फ हरियाणा पंजाब में ही ये इसको अवशेष कहा गया, इसको बेकार समझा गया है। इसका उपयोग होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारे किसान हैं वो कई तरह का अपनी भी जो अंदर की एक बात होती है वो भी रखना चाहते हैं, और हमारा पूरा प्रयास रहता है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जो सरकार की नई योजनाएं हैं, जो सरकार की नई नीतियां हैं, वो आप तक पहुंचाई जाएं और किस तरीके से आप उनका सदुपयोग कर रहे हैं, कैसे आप उनसे लाभ ले पा रहे हैं, वो सारी बातें हम आपसे अपने इस कार्यक्रम में करते हैं। तो फिर हमने आज जिन सरकारी योजनाओं के बारे में बात करी, हम उम्मीद करेंगे कि घर बैठे आप जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं आपको भी इन सब बातों से जरूर लाभ मिलेगा। तो आज के हमारे चौपाल चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात एक नए गांव, कुछ नई सरकारी योजनाओं के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 27 दिसंबर सुबह 11 बजे। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 27 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। इस धरा की माटी पर लिखनी एक नई कहानी है, जैविक खेती के बल पर लानी सुबह सुहानी। खेती किसानी से जुड़ी रोचक जानकारियों से भरा कार्यक्रम धरती का अमृत जैविक खेती देखना न भूलें, प्रत्येक मंगलवार दोपहर 4:30 बजे डीडी किसान चैनल पर। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 27 दिसंबर सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र, सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 27 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात।